हेलो। मैं अनिल सिंह। मैं आपका ज्योग्राफी का टीचर, जो कि ज्योग्राफी मॉड्यूल 1 के साथ आज आपके सामने हूँ। आज हम शुरू करेंगे ज्योग्राफी के बेसिक से और ज्योग्राफी के बारे में जानेंगे कि सिविल सर्विसेज के मेंस एग्जामिनेशन और प्रीलिम्स में इसका कितना इम्पोर्टेंट जो है रोल रहता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे जो हमारा सिविल सर्विसेज के लिए जो पेपर है जो ज्योग्राफी का, वो हम इसको मेंस के पेपर 1 में कवर करते हैं। ठीक है, मेन में आपके दो पार्ट रहते हैं पेपर 1 में। पहला पार्ट हिस्ट्री का होता है और सेकंड पार्ट जो है वो ज्योग्राफी का होता है। ठीक है, यानी कि 250 का जो आपका पेपर रहता है मेंस का पेपर 1, उसमें से आप मान के चलिए कि 125 मोर देन 125, नॉट 125, मोर देन 125 जो पार्ट है वो ज्योग्राफी से आता है। और जो प्रीलिम्स का पेपर होता है, प्रीलिम्स में ये जो पार्ट रहता है वो लगभग आप मान के चलिए कि एवरी ईयर आप ऑन एन एवरेज बात कर रहा हूं मैं, ये कम ज्यादा भी हो सकता है, 15 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज आते हैं हर साल। ठीक है, तो काफी पार्ट ये जो है कवर कर रहा है। ज्योग्राफी की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपको ज्योग्राफी के लिए थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ता है, अवेयर रहना पड़ता है, क्योंकि ज्योग्राफी करंट से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। किसी कंट्री में जियोपॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, कौन कंट्री न्यूज में है, उसका बॉर्डर शेयरिंग क्या है। ठीक है, वहां पे कोई ज्योग्राफिकल इंसिडेंट हो रहा है, जैसे वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है क्या, सुनामी आ गई क्या, या अर्थक्वेक, तो ये सब जो है वो इसको कवर करता है। तो आपको इसका कंसेप्चुअल पार्ट प्लस आपको करंट पार्ट दोनों को इसको करना होगा, यानी कि आपको स्टैटिक के साथ साथ इसका जो है कंसेप्चुअल पार्ट को भी कवर हमेशा करते रहना होगा। राइट, अब बात करते हैं ज्योग्राफी के पार्ट्स की। ज्योग्राफी के जो टोटल पार्ट है वो, अगर ज्योग्राफी के यहाँ पार्ट्स की बात करें, ज्योग्राफी के टोटल 4 पार्ट्स हैं, यहाँ 4 पार्ट्स जो हम सिविल सर्विसेज के लिए कवर करते हैं। उसमें सबसे पहले है फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा पार्ट है फिर रीजनल ज्योग्राफी, थर्ड पार्ट है ह्यूमन ज्योग्राफी और फोर्थ पार्ट है इंडियन ज्योग्राफी। जो फिजिकल ज्योग्राफी का जो पार्ट है, अगर इसको हम ध्यान से समझें तो फिजिकल ज्योग्राफी का मतलब है जो जैसा अपीयर हो रहा है अर्थ के ऊपर, मान लीजिए कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं पे प्लेन है, ठीक है, या कहीं पे डेजर्ट है, तो वो जैसे अपीयर हो रहे हैं वो फिजिकल ज्योग्राफी में रहेंगे। इसको अफेक्टेड करने वाले जो फैक्टर है, चाहे वो एंडोजेनिक फोर्सेस हो या एक्सोजेनेटिक फोर्सेस हो, वो दोनों इसमें कवर होती है। ठीक है, इरोजनल प्रोसेस क्या है, वेदरिंग प्रोसेस क्या है, वो सारा का सारा पार्ट जियोमॉर्फोलॉजी में कवर होता है। ओशनग्राफी में हम ओशन के टेम्परेचर को, ठीक है, ओशन की सैलिनिटी को, राइट, और डिफरेंट ओशंस के जो है उसके सरफेस को कवर करते हैं। इसके अलावा जो ओशनिक करंट्स होती हैं उनको कवर करते हैं। ठीक है, और ओशन में जो बायोलॉजी है, जो रिसोर्सेज मिल रहे हैं, वो ओशनग्राफी के हिस्से होते हैं। तीसरा जो पार्ट है वो क्लाइमेटोलॉजी का, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एटमॉस्फेयर, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर को इसमें कवर करेंगे हम लोग, राइट। साथ साथ में इसमें कवरेज होगा आपका जो है टेम्परेचर का, ठीक है, रेनफॉल का, राइट। इसके अलावा जो है आपका हीट बजट का, तो ये सारा का सारा, इसके अलावा साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, ठीक है, प्रेसिपिटेशन, ये सारा का सारा हम क्लाइमेटोलॉजी में कवर करेंगे। रीजनल ज्योग्राफी कवर करता है कॉन्टिनेंट वाइज या कंट्री वाइज, डिपेंड करता है, वैसे तो बेसिकली कॉन्टिनेंट वाइज ही इसको कवर करते हैं। उनके जो मिनरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वहां पर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही है, राइट, जैसे एग्रीकल्चर हो सकता है, ठीक है, या फिर वहां पर फिशरीज हो सकता है, ये सारा इसमें रीजनल ज्योग्राफी में कवर हो जाता है। ह्यूमन ज्योग्राफी को सोशल ज्योग्राफी का भी नाम दिया जाता है, क्योंकि इसमें जो है हम यहाँ पे सोसाइटी की जो है स्टडी करते हैं। ठीक है, अब सोसाइटी की स्टडी कैसे, अब सोसाइटी की जो स्टडी है जिसमें हम लोग बात करते हैं रेसेस कैसे मिलेंगी, ठीक है, वहां पर उन रेसेस का स्टाइल क्या है, उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, ये वहां का पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या है, ये सारा ह्यूमन ज्योग्राफी में कवर होता है। इंडियन ज्योग्राफी में पहले पार्ट को, सेकेंड पार्ट को, थर्ड पार्ट को, यानी कि आप फिजिकल ज्योग्राफी को, रीजनल को, ह्यूमन को मिक्स करके इंडियन ज्योग्राफी में, इंडियन कंसर्न में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 4 जो है ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, राइट। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं सिलेबस की। सबसे पहले ज्योग्राफी में मेंस का क्या सिलेबस जो है यहाँ पर दिया हुआ है, उन्होंने देखिए सिलेबस में लिखा है सैलिएंट फीचर्स ऑफ द वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। ये टर्म ही अपने आप में बहुत बड़ी है। जब हम फिजिकल ज्योग्राफी की बात करते हैं, मैंने आपको पीछे भी बताया कि फिजिकल ज्योग्राफी में 3 एस्पेक्ट को कवर किया जाता है, जिसमें जो है आपका लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर,
को साथ साथ में कवर करते हैं। यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी टोटल ज्योग्राफी के 50% सिलेबस को लगभग कवर कर लेता है। ठीक है, तो यानी कि उसमें जो भी ज्योग्राफिकल फिनोमेना है, जैसे अर्थक्वेक है, सुनामी है, ठीक है, या एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं, वो सारी की सारी फिजिकल ज्योग्राफी में हम कवर करेंगे। साथ साथ जो की नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो पूरे वर्ल्ड में मिलते हैं, जैसे मैंने बताया था कि रीजनल ज्योग्राफी में कवर करेंगे, लेकिन यहाँ पर पेपर में जो ज्यादा एम्फेसाइज किया गया है वो किया गया है साउथ एशिया को, ठीक है, और साथ साथ में इंडियन सब कॉन्टिनेंट को। इंडियन सब कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें तो इसमें जो हमारे साउथ एशियन कंट्री और इंडिया को सबको इंक्लूड कर दिया, तो वो इस पर ज्यादा जो है यहाँ पर जोर दे रहे हैं। अब जो फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है, वो कौन कौन से आते हैं कि जैसे प्राइमरी इंडस्ट्रीज कौन सी हैं, सेकेंडरी इंडस्ट्री कौन सी है, टर्सरी कौन सी है, ये सारा उसमें कवर होता है। प्राइमरी में मैंने बताया था आपको एग्रीकल्चर, फिशरीज, माइनिंग, फॉरेस्ट्री सारे आ जाएंगे। सेकेंडरी में जितना भी मैन्युफैक्चरिंग का होगा काम वो सारा आ जाएगा, और टर्सरी जो है जो आपका सर्विस सेक्टर है वो सारे इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, फिर अलग अलग पार्ट वर्ल्ड के कौन से हैं, उसमें इंडिया भी ये मैप रीडिंग का हिस्सा होता है। इसमें से एवरी ईयर जो है वो क्वेश्चंस उसमें से पूछते हैं, लाइक 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। जैसे सीरिया का पूछ लिया, या मान लीजिए इस बार लेबनान में ब्लास्ट हुआ, तो लेबनान के किस शहर में ब्लास्ट हुआ, वो शहर किस ओशन के किनारे पर था, ये मतलब या किस सी के किनारे पर है, किस सी के किनारे पर बसा हुआ है। दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस। ओके, तो इसमें हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ता है। फिर जो ज्योग्राफिकल फिनोमेना है, जैसे अर्थक्वेक, उसके फैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, उसका आफ्टर इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक कैसे काम करती हैं, किन मार्जिन्स पर अर्थक्वेक ज्यादा आते हैं। सेम विद द सुनामी, ठीक है, वही वोल्केनो में होगा। और साइक्लोन्स वगैरह जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है वो कैसे काम करती है। इसके अलावा जो ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं, ठीक है, उसके लोकेशंस के, ठीक है, उसको यहाँ पर कवर किया जाता है, जिसमें वाटर बॉडीज आएंगी, जिसमें मैंने बताया कि ओशंस कवर होगा, आइस कैप, ठीक है, यानी कि जो एरिया ग्लेशियर्स का है वो, और उस पे एनवायरनमेंट का क्या असर हो रहा है, जो क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है उसका क्या असर हो रहा है। फ्लोरा फाना, वहाँ की नेचुरल वेजिटेशन क्या है, वाइल्ड लाइफ क्या है, उसको वहां पर कवर किया जाता है। उसमें चेंजेस क्या आ रहे हैं, मैंने बताया ना कि जो आज का जो रिसेंट इशू है पूरे दुनिया भर में वो क्लाइमेटिक चेंज का है। क्लाइमेटिक चेंज को लेकर लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये हमेशा ओवरलैप होते हैं। कभी उसको एनवायरनमेंट में डाल दिया जाता है, कभी उसको ज्योग्राफी में डाल दिया जाता है, लेकिन ज्योग्राफी के साथ एनवायरनमेंट स्टडी काफी डीप रूटेड जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये मेंस का सिलेबस है जहां पे लिखे जाने वाले क्वेश्चंस आपसे हमेशा पूछे जाते हैं और बहुत एनालिटिकल वे में पूछे जाते हैं। राइट, अब बात करते हैं प्रीलिम्स के सिलेबस की। अगर हम प्री में देखें तो प्री में उन्होंने बहुत ज्यादा कुछ लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम यहाँ पर बात करें तो उन्होंने यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ जो प्री का जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें यहाँ पर जो ये रेड वाला आप देख रहे हैं, ये इस तरीके से उन्होंने ज्योग्राफी के बारे में लिख दिया बस। अगर आप प्री का सिलेबस देखेंगे तो आपको इतना सही मिलेगा। राइट, उसमें उन्होंने इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में लिख दिया। ये बड़ी टर्म है अपने आप में, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। फिजिकल ज्योग्राफी हो गया, सोशल ज्योग्राफी हो गया, मतलब जो ह्यूमन ज्योग्राफी से जुड़ा एस्पेक्ट है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी और इंडिया और वर्ल्ड के चीजों को इसमें पूछा जाता है। बाकी दूसरी चीजों के सिलेबस हैं, जो दूसरे पेपर है उसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी के बारे में आपने थोड़ा अलर्ट रहना है, बहुत ध्यान से अपने पेपर को कवर करना है। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, ध्यान से पढ़ेंगे, बुक्स को रिवाइज करेंगे, कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे तो पेपर निकल जाएगा। ये कोई एक बड़ा चैलेंज नहीं, इट्स नॉट अ बिग इशू। ओके, यू कैन डू इट। तो अब बात करते हैं सबसे पहले कि प्रिपरेशन कहाँ से किया जाए या कहाँ से पढ़ा जाए। ये सोर्स ऑफ प्रिपरेशन है। ठीक है, इसकी एक बुक आती है जीसी लियोंग करके एक महोदय है, इसको जीसी लियोंग, गोचिंग लियोंग इनका पूरा नाम है। ठीक है, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की एक बुक रहती है। ठीक है, ये जो है यहाँ पे सर्टिफिकेट फिजिकल ज्योग्राफी के नाम से बुक आती है। आप ध्यान से खरीदिएगा, कहीं किसी पे सस्ती दी हुई है, लेकिन वो इसका ओरिजिनल इशू नहीं है, उसमें से कुछ चीजें कटी रहेगी। आपको बहुत ध्यान से ये बुक को खरीदना होगा, या आप अमेज़न से या फिर आप साथ साथ में फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तीनों बुक आपको मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर ये जो ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस खरीदना है, ये ध्यान रखिएगा कि ऑक्सफोर्ड का स्कूल एटलस ही खरीदे, स्टूडेंट एटलस ना ले। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट एटलस में बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं है, स्कूल एटलस इंपॉर्टेंट है। आजकल जो मार्केट में एडिशन है वो शायद 35th है, ये 34th एडिशन का मैंने फोटो लगाया है, तो आपको 35th या 36th एडिशन शायद मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, और ये एक इम्पोर्टेंट बुक है, ये महेश कुमार बर्नवाल हैं,
खुद सिविल सर्विस एस्पिरेंट रह चुके हैं, अभी इंडियन पुलिस सर्विसेज में ये जो है कार्यरत हैं। तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। ये बुक आपको इंग्लिश में आपको मिल जाएगी ज्योग्राफी अ कंप्रहेंसिव स्टडी के नाम से, हिंदी में मिलेगी भूगोल एक समग्र अध्ययन के नाम से। इसमें थोड़ी मिस्टेक्स हैं, लेकिन ये आपको अपडेट रखती है, आपको सिलेबस को बांधे रखती है, तो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बुक है। ज्योग्राफी के लिए बहुत ज्यादा मैटर नहीं आपको मिलेगा, आपको बहुत ज्यादा डिपेंडेंट जो है वो इन बुक पे रहना पड़ेगा। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको मैप रीड करना पड़ेगा। अगर आपने मैप रीड नहीं किया ज्योग्राफी में तो आप ज्योग्राफी को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात इंपॉर्टेंट, ये जो सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी वाली जो बुक है, ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है, ये हिंदी मीडियम में अवेलेबल नहीं। ठीक है, वो जो एटलस है वो आपको हिंदी में मिल जाएगा और ये बुक भी आपको हिंदी में मिल जाएगी, राइट। आप चाहें तो सभी की सभी बुक्स को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको आपके शहर में इजीली मिल सके तो आप वहां से भी इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ये सोर्स है इसकी प्रिपरेशन का। इसके अलावा दो बुक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। एक बुक है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ये 11th क्लास की है, एनसीईआरटी की। ठीक है, दूसरी बुक जो है वो फिजिकल एनवायरनमेंट की है, ये भी 11वीं क्लास के लिए है आपकी एनसीईआरटी में। आप इसको एनसीईआरटी की साइट से जाके फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। याद रखिएगा ये दो बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मेंस के जो क्वेश्चन है वो इन दोनों किताबों से डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं। तो मेहरबानी करके बहुत कृपया करके ये बुक को परचेज करके या फ्री में डाउनलोड करके आप ये बुक पढ़ सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि पहले यही दोनों बुक पढ़े, रेफरेंस बुक जो मैंने आपको पहले बताई वो बाद में पढ़े। ठीक है, ताकि आप ज्योग्राफी का एक जो फ्रेमवर्क है वो आप इजिली बना सकें, राइट। तो आगे चलते हैं, बात करते हैं मैप की। देखिए, जो मैप है, मैप ज्योग्राफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैंने बताया ना, विदाउट मैप ज्योग्राफी को आप इमेजिन नहीं कर सकते, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ज्योग्राफी का मैप। मैप के बिना पॉसिबल ही नहीं है कि आप ज्योग्राफी को रीड कर सके। अब मैप खाली ज्योग्राफी में ही यूज नहीं होता है, आपके इंटरनेशनल रिलेशन में यूज आएगा, ठीक है, पॉलिटी में यूज आएगा, और आपकी हिस्ट्री में, खासकर वर्ल्ड हिस्ट्री में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैप। मैप का यूज क्या है? मैप का यूज है लोकेशंस जानने के लिए, कंट्री का लोकेशन कहाँ है, माउंटेन्स कहाँ पर है, रिवर कौन सी कहाँ पर बह रही है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैप में। बाउंड्रीज, टचिंग बाउंड्रीज पूछी जाती हैं, अक्सर पूछी जाती हैं, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए कैस्पियन सी का पूछ सकते हैं, अरल सी का पूछ सकते हैं, ठीक है, सी ऑफ अज़ोव का पूछ सकते हैं, राइट। रशिया का है, चाइना का है, जैसे इस बार वुहान बहुत न्यूज में रहा है, वुहान को लेके क्वेश्चन आ सकता है। वुहान के आसपास वहां से बहने वाली रिवर, ठीक है, उसके आसपास की सिटी, कोई माउंटेन है क्या, वो पूछा जा सकता है। अगर वहां की कोई ज्योग्राफिकल हिस्ट्री है तो वो भी पूछी जा सकती है, ठीक है। फिजिकल फीचर, जैसे मैंने बताया कि माउंटेन्स, प्लेन्स के बारे में, लेक, इंपॉर्टेंट लेक्स होती है, जैसे इंडिया में है वुलर लेक है, या आजकल जो है सांगपो लेक को लेके, और जो है काफी एक जो दूसरी लेक है जो वहां पर जिसपे इंडिया चाइना का लगातार इशू जो है चल रहा है, ठीक है, वो उस लेक को लेके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रिवर्स हैं बहुत सारी, स्ट्रेट मतलब दो नैरो जो बॉडीज होती हैं, जो लैंड होता है उसको एक वाटर बॉडी अलग करती है, ठीक है। सी वगैरह का लोकेशन पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर आप इसको ठीक से पढ़ेंगे, अगर मैं आपको ठीक से पढ़ेंगे तो उसमें क्लाइमेट का स्टडी भी दिया रहता है, फॉरेस्ट के बारे में, किस टाइप के फॉरेस्ट कहाँ मिलते हैं, सॉइल कहाँ पर होती है, क्रॉप किस तरह की कहाँ पर होती है, प्रोडक्शन कैसा है, मिनरल्स कहाँ कहाँ मिलते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। अगर आप मैप को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बुक काफी कम पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। बुक में अगर कंसेप्ट है तो मैप में उसको फुलफिल करने के लिए वो पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है, राइट। तो कोशिश कीजिएगा मैप को ज्यादा से ज्यादा स्टडी करें। अब बात करते हैं कि मैप को पढ़े कैसे। ये एक बड़ा क्वेश्चन है कि हाउ टू रीड द मैप। बहुत सिंपल है, आप इसको खरीदिए और पढ़िए। इसके पढ़ने का कोई फॉर्मूला नहीं है, इसमें कोई आपका जो है A+B वाला कोई फॉर्मूला नहीं लगने वाला है। आपको बस मैप परचेज करना है, ओपन करना है, कलरफुल मैप होता है, उसको पढ़िए, बार बार पढ़िए। बार बार पढ़ने से वो आपको रिवाइज होता रहेगा, याद होता रहेगा, और आप चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। कैसे पढ़ना है ये मैं अभी आपको बताऊं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इतना बड़ा मैप
जो है, जो पूरे अर्थ के बारे में है, जिसमें कॉन्टिनेंट हैं, जिसमें ओशियंस हैं, ठीक है, उनको रीड कैसे किया जाए। ये रीड करना जो क्वेश्चन होता है, जो रीड करने का, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि रीड जो है वो कैसे किया जाए, मतलब पी के टाइप आप बन जाएंगे, ठीक है। तो रीड करने के लिए कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है इसको, ठीक है, बस आपको मैप उठाना है और पढ़ना है, ठीक है। मैंने बताया कि मैं अभी बताऊंगा कि वो कैसे आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर मैप को समझा कैसे जाए। मैप को समझने के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला है चतुर वाला, यानी कि आप रट्टा मारे मैप का, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप मैप का रट्टा नहीं मार सकते। आपको मैप को के लिए जो है एनालिटिकल पावर चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ती है हमेशा से। दूसरा तरीका है ईशान अवस्थी वाला, कि आप इमेजिनेशन से मैप को रीड करें, ठीक है, उसको एंजॉय करें, उसको देखें। कलरफुल होता है मैप, इसलिए वो आपको हमेशा जो है वो काम करेगा। कलर और लाइन से आप मैप को बहुत इजीली पढ़ सकते हैं हमेशा, ठीक है। तो ये चतुर वाला तरीका तो बिल्कुल ही गलत है। ईशान वाले में आप जो है ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैप को कैसे स्टडी किया जाता है। देखिए, मैप को दो तरीके से स्टडी किया जाता है। यहाँ जो आपको मैप दिखाई दे रहा है, ये एशिया का पॉलिटिकल मैप है। कौन सा मैप है? एशिया का पॉलिटिकल मैप, ठीक है, राइट। अभी जो पॉलिटिकल जो मैप है, इसमें यहाँ पर अगर हम देखेंगे, इसमें आप देख सकते हैं कि हर कंट्री का अपना एक अलग बाउंड्री, जैसे नेपाल है, ठीक है, यहाँ पे भूटान है, राइट। हर कंट्री का अलग एक बाउंड्री है, उसको यहाँ पे दिखाया गया। हालांकि उतना कलरफुल नहीं है, मुझे यही मैप मिला तो मैंने यही लगा दिया, तो आप एक बार देख लीजिएगा। फिर भी मैं बता देता हूँ कि मैप को कैसे स्टडी किया जाता है, मैप को कैसे पढ़ा जाता है। देखिए, जैसे मैंने मैप को लर्न किया जब मैं स्टडी करता था, तो मैंने मैप को वेस्ट एशिया से इस तरफ से स्टडी करना शुरू किया था, ठीक है। तो लेकिन मैं आपको बहुत इजी तरीके से बताता हूँ, ऊपर से शुरू करेंगे। सबसे पहले आपको रशिया मिलेगा, ठीक है, रशिया के ठीक नीचे आपको मंगोलिया मिलेगा, फिर चाइना मिलेगा, ठीक है। यहीं पर आपको दो कोरिया, नॉर्थ कोरिया, और नीचे की ओर जो है साउथ कोरिया आपको यहाँ पर मिलेगा, राइट। फिर यहाँ पर आपको जापान मिलेगा, राइट, ठीक है। फिर आपको नीचे ताइवान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ईस्ट तिमोर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री, ईस्ट तिमोर को याद रखिएगा, ठीक है, ईस्ट तिमोर। फिर मलेशिया, ठीक है, यही बीच में सिंगापुर है, ठीक है, ये यहाँ पर शो किया हुआ है, यहाँ सिंगापुर है, ठीक है। फिर थाईलैंड, लाओस, ठीक है, ये बर्मा नहीं है, अभी अभी म्यांमार हो गया है, ठीक है। यहाँ पे वियतनाम, ठीक है, साइड में ये यहाँ पे वियतनाम अंदर है, ठीक है। फिर आपको श्रीलंका, मालदीव्स, राइट, चाइना बहुत न्यूज में रहा है, आपको पता ही है। फिर कजाकिस्तान, जो सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज हैं, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है। यहाँ पे फिर साउथ एशियन कंट्री है पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद आप आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा इराक, फिर ईरान, ठीक है। फिर यहाँ पे मिलेगा सऊदी अरेबिया, फिर यहाँ छोटा सा जॉर्डन, फिर यहाँ पे बाहर की तरफ कुवैत, फिर यूएई, ओमान, यमन, ठीक है। आप का जब मैं डाउट सेशन लूंगा तो उसमें मैप लेके रखिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि मैप को कैसे पढ़ना है, ठीक है। लेबनान बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, अभी यहाँ पे ब्लास्ट हुआ था, इसका कैपिटल बेरूत है। टर्की है, अभी आमिर खान को लेके एक बहुत बड़ा बवाल हो गया था, तो टर्की गए थे, वो वहां की फर्स्ट लेडी से मिले थे। तो ऐसे आपको कंट्री को याद रखना है। फिर यहाँ पर ये हो गया आपका इजराइल, ठीक है। अभी फिलीपींस भी यहाँ, फिलिस्तीन एक कंट्री है इजराइल के साथ ही। फिर आपको खाली मैप ही नहीं पढ़ना है, आपको देखना है, जैसे यहाँ पर आपको मिलेगा ये कैस्पियन सी, ठीक है, यहाँ मिलेगा अरल सी, ठीक है, यहाँ मिलेगा आपको ब्लैक सी, यहाँ मिलेगा गल्फ ऑफ अमान, अरेबियन सी, गल्फ ऑफ अदन, रेड सी, ये भी आपको देखने। जो आप ब्लू कलर का देख रहे हैं, ये सारे के सारे सी हैं, ठीक है, ओशियंस हैं। और आप जो इस तरह का कलर देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा आपका एशिया है। क्लियर? अब आगे चलते हैं। ये एशिया के कैपिटल सिटीज जो मैंने अभी अभी आपको बताए, ये उनकी कैपिटल है, ठीक है। आप देख लीजिएगा, आप मैप में आसान से देख सकते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे, मंगोलिया का कैपिटल उलान बटोर है, चाइना का बीजिंग है, ठीक है, जापान का टोक्यो है, ताइवान का ताइपे है, ठीक है, और यहाँ पर फिलीपींस का मनीला है, ठीक है, सिंगापुर का सिंगापुर है, ठीक है, ये जकार्ता है। और ईस्ट तिमोर का कैपिटल याद रखिएगा दिल्ली, ठीक है। और हमारा कैपिटल न्यू दिल्ली है, दिल्ली नहीं है। बहुत सारे लोगों से जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि इंडिया का कैपिटल बताओ, तो 90% लोग क्या बोलते हैं कि इंडिया कैपिटल दिल्ली है, ठीक है। दिल्ली नहीं है, इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि अगर इंडिया का कैपिटल दिल्ली नहीं है, न्यू दिल्ली है, तो दिल्ली क्या है, ठीक है, और न्यू दिल्ली क्या है, राइट।
जब मैं आपका डाउट सेशन लूंगा तो दोनों क्वेश्चंस को पूछूंगा, इस पे पूरा रिसर्च करके रखिएगा, ठीक है। फिर इस्लामाबाद, फिर काबुल अफगानिस्तान का कैपिटल है, ठीक है, तेहरान ईरान का कैपिटल है। तो इस तरीके से ये पूरे के पूरे, ये सीरिया का कैपिटल है डेमस्कस, ठीक है, बेरूत जो लेबनान का कैपिटल है, ये जो है निकोशिया जो साइप्रस का कैपिटल है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप मैप में देखिएगा तो आपको ये सारे के सारे कंट्री जो है दिखाई देंगे, ठीक है। ये होता है फिजिकल मैप। फिजिकल मैप में पॉलिटिकल बाउंड्रीज नहीं दी होती, आप यहाँ पर देख रहे हैं एशिया का फिजिकल मैप, तो इसमें कोई बाउंड्रीज नहीं है यहाँ पर। अब बाउंड्रीज क्यों नहीं है, उसका कारण क्या है सॉरी, इसमें जो है इसको फिजिकल बाउंड्रीज से जो है किया जाता है, यानी कि जो फिजिकल कोई भी चीज है वो जहां तक फैली हुई है वहीं तक दिखाया जाता है। उनकी कोई, जैसे हिमालय है मान लीजिए, अब जो हिमालय है वो इंडिया में भी है, ठीक है, पीओके में भी है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, ठीक है, भूटान में है, नेपाल में है, ठीक है, चाइना में है, ठीक है। तो इस तरीके से उसका अपना एक बाउंड्री है, वो कंट्रीज में नहीं बटा है बल्कि उसने कंट्रीज को ऑक्यूपाई किया है। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लेटू, तिब्बत प्लेटू है, ठीक है, ये पे तुर्फान डेजर्ट है मंगोलिया में, अल्टाई माउंटेन है, ठीक है, प्लेटू फोबो है, राइट। इसी तरीके से यहाँ पे रबल खली डेजर्ट है, ठीक है, यहाँ पर जो है आपका प्लेटू ऑफ ईरान है, जैग्रस माउंटेन है, ठीक है, एल्बुर्ज है, यहाँ पे हिंदुकुश माउंटेन है, ठीक है। आप इसको अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको तमाम चीजें जो है मिल जाएंगी। ये जो ब्लू देख रहे हैं ये ट्रेंच होती है, ट्रेंच का मतलब यहाँ पे गैप होता है, ठीक है, एक गहरा गड्ढा रहता है सी के अंदर, उसको ट्रेंच बोलते हैं, ठीक है। जापान ट्रेंच है, मॉरिशियाना यहाँ पे जो है रिज है, तो मारियंस रिज है, सॉरी। तो ये यहाँ पर इस तरह ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पूरा आपको फिजिकल मैप नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको फिजिकल मैप खुद से देखना है एशिया का। उनमें से मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा टाइम टू टाइम कि आपने क्या पढ़ा, कैसे देखा, और जब डाउट सेशन लूंगा तो उसमें सिखा दूंगा कि ये आपको कैसे, और इसको आपको मैक्सिमम रीड जो है यहाँ पर करना है। क्लियर, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये जो है एशिया की मेजर रिवर्स है, ये क्योंकि काफी ज्यादा है इसीलिए एबीसीडी में दिखाई है। फिर भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिवर बता देता हूँ, जैसे लेना रिवर है, एमूर है, येंसी है, ओब है। ये सारी की सारी जो है ये यहाँ पर बहती हैं जो है रशिया में, ठीक है। ये ओब है, आप देखेंगे अगर, ठीक है, ये लेना है, ठीक है, और इधर जो है आपको एमूर मिल जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से जो है एक वोल्गा रिवर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे आपको ये रशिया में मिलेगी। फिर डॉन बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, आपको जो है डॉन रिवर यहीं पर आपको जो है रशिया में मिल जाएगी, कैस्पियन सी में गिरती है, ठीक है। डेंसपर है, ठीक है, डेनेपर है, डेन्यूब है, ठीक है। इसके अलावा जो है यूरेफर्स है, टिग्रिस है, ठीक है, अमुदरिया है। यूरेफोर टिग्रिस ईरान इराक से होके बहती है, आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है, जिसको गजला फरात आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर सरदरिया है, इंडस है, ये यहाँ से जो है होती हुई बहती है पाकिस्तान इंडिया से, ठीक है। फिर उसके अलावा सतलुज है, ठीक है, ये यहाँ पर मिलेगी आपको, ठीक है। फिर गोदावरी है इंडिया में, यमुना है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है। फिर ये म्यांमार में इरावती आपको यहाँ मिल जाएगी 2 नंबर पे, ठीक है। साल्वीन है, ये आपको यहाँ 3 नंबर पे मिलेगी म्यांमार में। फिर मेकोंग है, ठीक है, ये यहाँ पे मिल जाएगी, वियतनाम से होती हुई बहती है, ठीक है। इस तरीके से रिवर्स का यहाँ पे दिखाया गया है। तो आप जो है मेजर रिवर्स को इजिली मैप से जो है उसको रीड कर सकते हैं। क्लियर। फिर अब बात करते हैं यहाँ पर यूरोप की, ठीक है। अब अगर यूरोपियन कंट्री को देखें तो आप यहाँ से आइसलैंड से शुरू कर सकते हैं, एक छोटा सा कंट्री है आइसलैंड, आइलैंड कंट्री है, लेकिन ये आइसलैंड है, इसके स्पेलिंग ICE, आइस वाले से बना है, ठीक है। और एक कंट्री है यहाँ पे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। इन कंट्रियों को नॉर्डिक कंट्री भी बोला जाता है, ठीक है। और नॉर्वे स्वीडन मिलके जो है यहाँ पे स्कैंडिनेवियन कंट्री भी बनाते हैं, ये तीनों के तीनों, क्योंकि यहाँ पे एक स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला बना हुआ है, ठीक है। फिर उसके नीचे रशिया से अलग हुए, रशिया 2 हिस्सों में, रशिया का एक ये एशियन पार्ट है और इसकी बात करें तो ये यूरोपियन पार्ट है। इसकी जो कैपिटल है वो यूरोपियन पार्ट में है, मॉस्को के नाम से, ठीक है। ये रशिया से अलग हुए कंट्री हैं, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, आज यूरोप का हिस्सा है ये, ठीक है। उसके बाद फिर बेलारूस, ये भी यूरोप से अलग हुआ है। यूक्रेन, ये भी यूरोप से अलग हुआ है, सॉरी रशिया से, ठीक है। बेलारूस भी रशिया से अलग हुआ है, यूक्रेन भी रशिया से अलग हुआ है।
फिर यहाँ पर जॉर्जिया है, ये भी रशिया से अलग हुआ है। आर्मेनिया और अजरबैजान, ये भी रशिया से अलग हुआ है। इन सब ने मिलकर अपना एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जिसका बाद में नाम रखा गया CIS, दैट इज कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट। आप इसको सर्च कर लीजिएगा। 15 नेशंस ने जो रशिया से अलग हुए थे उन्होंने बनाया। इसमें एस्टोनिया, लाटविया, लुथुनिया नहीं आते हैं, बाकी कंट्री आते हैं, ठीक है, राइट। और जो एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, इनको बाल्टिक कंट्री के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे बाल्टिक सी है, क्लियर। उसके ठीक नीचे आपको यहाँ पर फिर मिलेगा पोलैंड, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जर्मनी काफी न्यूज में रहा आजकल, ठीक है। फिर डेनमार्क, यहीं पर छोटा सा कंट्री है। नीदरलैंड, ठीक है, बहुत खूबसूरत एक कंट्री है। फिर यहाँ पे आपको चेक रिपब्लिक मिलेगा, ठीक है, ये चेक रिपब्लिक, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको जो है स्लोवेनिया मिल जाएगा, ऑस्ट्रिया मिलेगा, हंगरी मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा रोमानिया मिलेगा, सर्बिया मिलेगा, बल्गेरिया मिलेगा, कोसोवो, मैसेडोनिया, ठीक है, जो अलेक्जेंडर था वो मैसेडोनिया का रहने वाला था। फिर आपको ग्रीस मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर ये ग्रीस। फिर अल्बेनिया, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है अल्बेनिया इंडिया की नजर से। जो मदर टेरेसा थी वो अल्बेनिया की रहने वाली थी, ठीक है। फिर बोस्निया हर्जोगोविना, फिर क्रोएशिया, फिर स्लोवेनिया, ठीक है। यहाँ वर्ल्ड का बहुत खूबसूरत कंट्री स्विट्जरलैंड, लैंडलॉक कंट्री है। जिस देश का बॉर्डर सी से नहीं लगता है उस देश को लैंडलॉक कंट्री कहा जाता है, ठीक है। कोविड की वजह से बहुत न्यूज में रहा इटली, आपको पता ही है, ठीक है। एक छोटा सा कंट्री है मॉन्टेनिग्रो, यहाँ बीच में, ठीक है। फिर यहाँ एक कंट्री है मोनाको, ये छोटा सा कंट्री है मोनाको, ठीक है। एक कंट्री एड्रोरा है यहाँ पर, छोटा सा, ठीक है। फिर यहाँ पर स्पेन है और पोर्चुगल है, ठीक है। ये फ्रांस यहाँ पर, ठीक है। फिर बेल्जियम है, छोटा सा एक कंट्री, राइट। यूरोप में काफी कंट्री लैंडलॉक है, जैसे यहाँ पे मोल्डोवा है, ठीक है, सर्बिया है, ठीक है। और इसके अलावा जो है ऑस्ट्रिया है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, चेक रिपब्लिक है, ठीक है। तो ये यहाँ पर छोटे छोटे कंट्री जो हैं, ये यहाँ पर आपके कुछ लैंडलॉक कंट्री हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर आयरलैंड है एक, और फिर यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है। तो इस तरीके से ये यूरोपियन नेशंस यहाँ पे बनते हैं। देखिए टर्की यहाँ यूरोप में दिखाया हुआ, बट टर्की और जो साइप्रस है ये दोनों एशिया के पार्ट है। मैंने आपको पहले भी बताया था, साइप्रस हाँ अकेला कंट्री है जो एशियन कंट्री होने के बावजूद भी यूरो को फॉलो करता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये यूरोपियन जो है यहाँ पर नेशंस आपके बने हुए हैं, क्लियर। ये इनके कैपिटल हैं सभी की सभी कंट्रियों के, ठीक है। नॉर्वे का कैपिटल ओस्लो है, ठीक है। स्वीडन का स्टॉकहोम है, यहाँ पे फिनलैंड का हेलसिंकी है, ठीक है। इस तरह ही यहाँ पे जर्मनी का बर्लिन है, पोलैंड का वर्सावा है, चेक का प्राग है, ठीक है। हंगरी का वियना है, सॉरी ऑस्ट्रिया का वियना है, हंगरी का बुडापेस्ट है, ठीक है। स्विट्जरलैंड का बर्न है, ज्यूरिख दिखा हुआ गलत है ये, ठीक है। यहाँ पर फिर जो है फ्रांस का पेरिस है, ठीक है। स्पेन का मैड्रिड है, पोर्चुगल का लिस्बन है, ठीक है। इंग्लैंड का लंदन है। ऐसे ये जो है आप देख लीजिएगा मैप में, आपको ये बहुत इजीली जो है मिल जाएगा, क्लियर, ठीक है। ये यूरोप का जो है एक फिजिकल मैप है, ठीक है। हो सकता है बोर हो रहे होंगे, लेकिन अब देखिए बोर हो रहे हैं तो भी आपको पढ़ना ही है, क्योंकि यूपीएससी जो है इसी तरीके से जो है रहता है। तो जब हम लोग पढ़ा करते थे वहां यूपीएससी के लिए दिल्ली में, तो वहां एक बहुत फेमस जो है कहावत रहती है, ठीक है, कि यूपीएससी दरिया नाम का जाकी उल्टी धार, ठीक है। जो उबरा सो डूबा, जो डूबा सो पार। तो जो इसमें डूब जाएगा वो पार लग जाता है। तो थोड़ा बोरिंग पार्ट रहता है कभी कभी, क्योंकि हम फेस टू फेस नहीं है, ऑनलाइन क्लास है, तो कभी कभी बोरिंग हो जाती है, टीचर को लगातार बोलना पड़ता है और आपको मेरी रिकॉर्डिंग देखनी ही पड़ेगी। तो बोर मत होइएगा, ट्राई कीजिएगा। बट फिर भी ठीक है, जिस दिन हम कॉन्टेक्ट क्लासेस करेंगे तो मे भी शायद आप बोर ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स है, मैंने बताया था ना आपको कि इनको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज भी बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला, इसलिए इसको स्कैंडिनेवियन कंट्री बोलते हैं। यहाँ मैंने आपको 3 कंट्री बताई थी कि उनको बाल्टिक बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बाल्टिक सी, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे ये कंट्री जो आपको बताया था मैंने, मैसेडोनिया वगैरह, ये ठीक है, जो फॉर्मर यूगोस्लाविया, ग्रीस वगैरह, इसको बाल्कन कंट्रीज भी जो है बोला जाता है। यहाँ पे कार्पेंथियन माउंटेन है, ठीक है, ये ईस्ट यूरोपियन प्लेन कहलाता है, स्टेपी प्लेन के नाम से भी जानते हैं। यूराल माउंटेन जो एशिया को यूरोप से अलग करता है, यहीं पे जो है यूराल रिवर भी बहती है,
जो यहाँ कैस्पियन सी में आके गिरती है, वोल्गा गिरती है, ठीक है। डॉन जो है वो यहाँ पे सी ऑफ अजोव, ये ध्यान रखिएगा, जो सी ऑफ अजोव है ये दुनिया का सबसे कम गहरा स्वेलेस्ट जो है सी है, ठीक है। उसी के साथ लगता हुआ फिर ब्लैक सी है, ये क्रीमीमिया है, ठीक है। ये क्रीमियन पेनिनसुला है जिसको लेके बहुत लड़ाई चल रही है, रशिया यूक्रेन से उसको मांग रहा है, ठीक है। यहाँ आप देख लीजिएगा, ये काकेशस है, यूरोपियन माउंटेन है, और यूरोप का जो हाईएस्ट पीक है वो यहाँ पे एल्बुर्स है, ठीक है, राइट। आल्प्स में नहीं है, कुछ लोग कभी कभी आल्प्स में समझ लेते हैं, आल्प्स का हाईएस्ट पीक माउंट ब्लांक है, लेकिन ये हाईएस्ट नहीं है, क्योंकि जो माउंट ब्लांक की हाइट है वो 4807 है, और जो एल्ब्रुस की जो हाइट है वो 5642 है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ओके। फिर यहाँ पे इटली के अंदर जो है यहाँ पे अपर्नीज है, ठीक है, ये पेरनीज माउंटेन है, ये आइबेरियन पेनिनसुला है यहाँ पर, ठीक है। ये ब्रिटिश आइसल्स के नाम से जाना जाता है, आइलैंड्स, इसलिए इसको आइसल्स बोला जाता है, ठीक है। फिर जैसे यहाँ नॉर्थ सी है, ये बे ऑफ बिस्के है, ठीक है। एक कान फेस्टिवल होता है, आप लोगों ने अगर देखा हो तो बहुत रेड कारपेट पे लोग चलते हैं, बड़े बड़े जो है हॉलीवुड स्टार्स, तो वो यही बे ऑफ बिस्के के किनारे, ठीक है। यहाँ बीच में मेडिटेरेनियन सी है, राइट। उसके बाद अगर बात करेंगे तो ये यहाँ पे जो है यहाँ पे ऑनियन सी है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट ये पार्ट जो है यहाँ पर है, तो एक बार देख लीजिएगा। ये रिवर्स हैं, ये लॉरे रिवर है, राइन है, एल्बी है, ऑर्डर है, ठीक है, डिंस्टर है, डेनिपर है, डॉन है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट जो है वो जाने जाते हैं। ये कुछ लेक्स हैं, ये देख लीजिएगा आप, राइट। तो मैप को रीड करेंगे तो उसमें आपको सब जो है देखने के लिए मिलेगा। तो ये यूरोप का फिजिकल, राइट, मैंने आपको मोटे तौर पे बताया। अब बात करते हैं कि नॉर्थ अमेरिका का जो है आपको यहाँ पे मैप मिलेगा, ठीक है। अगर इसमें हम यहाँ पर बात करें तो नॉर्थ अमेरिका से यहाँ पे कंट्री है कनाडा, ठीक है। फिर यूएसए, यूएसए देखिए दो पार्ट में है, यूएसए का पूरा मेनलैंड ये यहाँ पर बना हुआ है, और दूसरा पार्ट ये यहाँ अलास्का का है, ठीक है। ये रशिया से सॉरी ये यूएसए से बाहर है और कनाडा से लगता हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे एक रशिया कनाडा का एक प्रोविंस है यूकॉन करके, ठीक है, यूकॉन के साथ लगता हुआ इसका जो है बॉर्डर है। अब एक्चुअली अलास्का पहले रशिया के पास रहा, बाद में रशिया ने इसको यूएसए को बेच दिया, इसीलिए ये यूएसए से बाहर है, ठीक है, बट यूएसए का स्टेट है, राइट। फिर बीच में हवाईन आइलैंड है, यहाँ पे कहीं अगर आप देखेंगे तो यहाँ हवाईन आइलैंड मिल जाएगा। इसके अलावा और कंट्री हैं, जैसे यहाँ पे क्यूबा है, ठीक है, जमैका है, बहामास है, डोमिनिकन रिपब्लिक है, पोर्टो रिको है, ठीक है, राइट, और त्रिनिदाद है। देखिए ये वाले जो कंट्री हैं, क्यूबा, जमैका, ठीक है, डोमिनिकन रिपब्लिक, पोर्टो रिको, त्रिनिदाद, ये सारे के सारे कंट्री मिलके वेस्ट, और ये बरमूडा, ठीक है, ये सारे के सारे मिलके बनाते हैं क्या, ये बनाते हैं वेस्ट इंडीज। क्या बनाते हैं? वेस्ट इंडीज। आपने क्रिकेट में देखा होगा ना, वेस्ट इंडीज की टीम आती है, तो वेस्ट इंडीज कोई कंट्री नहीं है, पूरे मैप में आपको नहीं मिलेगा। वेस्ट इंडीज इन ग्रुप ने मिलके बनाया हुआ है। अब वेस्ट इंडीज इसको नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जब इंडिया की खोज में कोलंबस निकले थे तो यहाँ पहुंच गए। इंडीज का मतलब होता है किसी जगह का कोई नेटिव, तो उसको इंडीज बोला जाता है। तो क्योंकि ये वेस्ट में है तो इसको वेस्ट इंडीज नाम दिया गया, ठीक है। इसी तरह से इंडोनेशिया जो है, सिंगापुर, मलेशिया, इनको ईस्ट इंडीज का नाम दिया गया है, ठीक है, क्लियर, ये याद रखिएगा। फिर यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है, इंपॉर्टेंट, ये गल्फ है, कंट्री नहीं, ठीक है। फिर बिल्कुल यूनाइटेड स्टेट के ठीक नीचे मैक्सिको वॉल बन रहा है। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है यहाँ पर बॉर्डर के साथ साथ वॉल बनाने का काम शुरू किया, क्योंकि यहाँ से इलीगल माइग्रेशन होता था। तो ट्रम्प ने कहा कि देखो भाई, मैं वॉल बना रहा हूँ, मैक्सिको के लोग इधर जंप करके आ जाते हैं, ठीक है, कैलिफोर्निया का पार्ट, टेक्सास का पार्ट जिसके साथ लगता है, तो उसने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा, तो उसने वहां पे वॉल बनाने का काम शुरू किया, ठीक है। फिर ग्वाटेमाला एक कंट्री है छोटा सा, फिर बेलीज है, होंडारोस है, निकरागुआ है, ठीक है, और नीचे पनामा है, पनामा लास्ट कंट्री है इसका, ठीक है। ये इस तरीके से जो है नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज है, राइट, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अगर इसमें अगर हम देखेंगे तो ये इसका जो है फिजिकल है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे ब्रूक्स रेंज आपको मिलेगी, अलास्का रेंज मिलेगी, यहाँ पे कोस्ट माउंटेन मिलेगा, मैकेंजी माउंटेन्स मिलेगा, कैनेडियन शील्ड मिल जाएगा, ठीक है, ग्रेट प्लेन के नाम से है, रॉकीज माउंटेन है, कास्केड माउंटेन है, ठीक है।
यहाँ पे सेंट्रल लोलैंड है, एप्लेशियन माउंटेन्स है, ठीक है, ल्यूरेशियन प्लेटू है, ये लेब्राडोर सी भी है, यहाँ पे लेब्राडोर की जो है वो भी चलती है, विंड्स भी चलती है ना, आपको पता होगा ना, यहाँ पर जो है लेब्राडोर की जो है विंड्स भी यहाँ पर चलती है।